हेलो फ्रेंड्स, तो हमने मेडिसिन 22 मई का पेपर कर लिया था। अभी 23 मई मॉर्निंग का पेपर करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ पार्ट 1 के बारे में। सबसे पहली बात आप ये याद रखें, अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं या फिर सेकंड अटैम्प्ट, तो इतना इशू नहीं है, क्योंकि फ़र्स्ट अटैम्प्ट क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है उसमें बंदे को पहली बार। तो इस वजह से फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स रह जाते हैं, इतनी इशू नहीं है। और जो लोग अभी सेकंड अटैम्प्ट दे रहे हैं, लेकिन मेरा ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ट्राई ना करें। आप अच्छी तरह ट्राई करें, बाकी आगे अल्लाह पे छोड़ दें। फिर अगर हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो आपने डिप्रेस नहीं होना। उसके बाद अभी जो सेकंड अटैम्प्ट या थर्ड या फोर्थ फिफ्थ वाले हैं, उनमें जो है वो जब रह जाते हैं ना, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस और डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो एक वजह ये होती है उनकी कि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उस तरह से टाइम नहीं देते जितना टाइम देना चाहिए। इस वजह से वो फिर बार बार उनका एग्ज़ाम रह जाता है। और दूसरी बात, वो क्या करते हैं कि डिफरेंट बुक्स उठा लेते हैं। बीआरएस उठा लिया, फर्स्ट एड उठा लिया, 4-5 बुक्स उठा लेते हैं, पैथोमा उठा लिया। तो भाई इतना जो है आपके पास टाइम नहीं होता। आपके पास टाइम होता 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। उसमें आप कौन कौन सी बुक पढ़ेंगे? और जितने ज़्यादा आप बुक्स पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपका जो है फिर रिवीजन के टाइम आपके लिए मुश्किल होगा। तो रिवीजन के टाइम आप कहाँ से रिवाइज़ करेंगे? फिर जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम में जो है फिर जो है आप कंफ्यूज होते हैं जब एमसीक्यूज़ आप देखते हैं। तो इस वजह से सबसे पहले आपने क्या करना है, तो इस वजह से सबसे पहले आपने बुक सिलेक्शन ठीक अच्छी तरह से करनी है। अब देखिए, बुक जो है मोस्टली जितने भी आपको पार्ट 1 की प्रिपरेशन करवाने वाले लोग हैं, चैनल्स हैं, या फिर जो पार्ट 1 क्लियर कर लेते हैं सीनियर, तो सब आपको जो है 2 या 3 रिकमेंडेड बुक्स हैं। थ्योरी के 2 बुक्स हैं रिकमेंडेड। एक रफ़ीउल्लाह है, दूसरा है डबल ए नोट्स बाय आतिफ़ अफ़ज़ल। तो ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं। अब इसमें ये है कि रफ़ी जो है उसमें थोड़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है और थोड़ा लेंथी है एज़ कम्पेयर टू डबल ए। डबल ए में ये है, लेंथी बुक ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें थ्योरी कम है। थ्योरी कम है, चैप्टर चैप्टर है, चैप्टर के बाद उस चैप्टर के एमसीक्यूज़ होते हैं। तो वो चैप्टर जो है, थ्योरी जो है वो कम लिखा होता है और उसके बाद एमसीक्यूज़ होते हैं। इस वजह से ये बुक भी लेंथी लगता है, लेकिन ये इतना लेंथी नहीं है, इसकी थ्योरी जो है लेंथी नहीं है। अच्छा, फिर रफ़ी में आपने एक बात ये याद रखना है कि रफ़ी के आपने एमसीक्यूज़ बिल्कुल नहीं करने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं अगर आप रफ़ी से कर रहे हैं। और डबल ए नोट्स अगर आप कर रहे हैं तो उसमें मिस्टेक्स इतने नहीं हैं, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात जो हमारे पास क्या है, एमसीक्यूज़ बुक्स हैं, वो एसकेज़ हैं। सारे एसके आजकल यूज़ होते हैं। उसमें लेटेस्ट एसके 18 है, फिर एसके 17 है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। उसके बाद एसके 16 है, ये जो है लेटेस्ट है। उसके बाद पुराने वाले 15, 14, वो भी फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो आपने करने हैं, लेकिन जो लेटेस्ट हैं वो आपको लाजमी करने हैं। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, पहले आप थ्योरी को कवर करें, थ्योरी को अच्छी तरह कवर करें और कंसेप्ट्स के साथ। ये बात हमेशा याद रखें। अगर आप रट्टे लगाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है थोड़ा बहुत स्टेटमेंट आगे पीछे हो जाए या ऑप्शन आगे पीछे हो जाए, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इस वजह से हमेशा जो भी आपने पढ़ना है कंसेप्ट्स के साथ पढ़ना है। उसके बाद कंसेप्ट गेन करके उसके बाद फिर आपने उसको बेशक रट्टा लगा लें, लेकिन कंसेप्ट्स आपने गेन करने, ताकि अगर एग्ज़ाम में आगे पीछे हो जाएं, ऑप्शंस आगे पीछे हो जाएं, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इजीली सॉल्व कर सकें। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि आपने ज़्यादा बुक्स नहीं उठाने, या डबल ए नोट्स कर लें या रफ़ी कर लें। अगर आप रफ़ी करते हैं तो फिर आपने डबल ए नोट्स से क्या है, माइनर्स करने हैं। और अगर आप डबल ए नोट्स करते हैं तो फिर वो भी इनफ है, लेकिन ये है कि आपने उसकी जो थ्योरी है वो आपने फुल कंसेप्ट्स के साथ करनी है, चाहे आप रफ़ी से पढ़ते हैं चाहे डबल ए नोट्स से। जैसे न्यूरो एनाटमी अब बहुत शार्ट लिखा हुआ है डबल ए नोट्स में, तो उसमें जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपने डिटेल से कंसेप्ट्स के साथ पढ़ने हैं। कंसेप्ट के साथ आप कहाँ से पढ़ेंगे, बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं जो पार्ट 1 की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। मैंने भी न्यूरो एनाटमी के तमाम जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हुए हैं, थ्योरी के भी, और उसके बाद एमसीक्यूज़ भी करवाए हैं डबल ए नोट्स से। और उसके बाद अभी एसके करा रहा हूँ। इसके अलावा और भी चैनल्स हैं, जो आपको पसंद आए जो भी चैनल, आप उससे जो है कर लें।
अच्छा, उसके बाद इसी तरह कार्डियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप कर लें कंसेप्ट के साथ। उसके बाद फिर बात आ जाती है एमसीक्यूज़ की। तो थ्योरी जब आपने कर ली अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज़ की तरफ जाएं। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं, फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में एंटर होते हैं, वहाँ पे आप लोगों को देखते हैं कि एमसीक्यूज़ शेयर हो रहे हैं और लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को बहुत कुछ आ रहा है, आपको लगेगा मुझे कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ उस तरह के नहीं हैं जो हम लोग एमबीबीएस के दौरान हमारे एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ये बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न है इनका। तो इसलिए इसके लिए पहले आपको थ्योरी लाजमी करना है, नहीं तो आप डिप्रेस हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट आप एमसीक्यूज़ की तरफ जाएंगे, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। तो पहले थ्योरी करें अच्छी तरह से, और थ्योरी को दोबारा रिवाइज भी करें। उसके बाद फिर आप एमसीक्यूज़ की तरफ आ जाएं, और थ्योरी मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट्स के साथ करना है, ठीक है। अच्छा, अभी आते हैं हम लोग मेडिसिन। अब यहाँ पर एमसीक्यूज़ में भी मैं आपको जितने भी एमसीक्यूज़ समझा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स के साथ। अभी मेडिसिन 23 मई मॉर्निंग का अभी पेपर करेंगे। अच्छा, a couple came back from Egypt, developed sore throat, yellow sputum with nausea, abdominal pain and diarrhea. Which drug you will give for causative agent? तो इसको हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी है, देखिए स्पूटम वगैरह है तो क्लोरिथ्रोमाइसिन देंगे, ये बेस्ट है। एन ओल्ड मैन केम फ्रॉम थाईलैंड हैविंग severe restless, having scrotal pain, discharge, swelling, also has history of sexual activities. What will be the treatment है? तो ये हमारे पास सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो उसके लिए सिप्रो 500 mg पर ओरल विद एजिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम ओडी देते हैं। वैन बिटोलानिन टॉक्सिन इज यूज फॉर ब्लेफारोस्पाज्म। ब्लेफारोस्पाज्म आपको पता है, जिसमें हमारे पास आई के मसल्स की स्पाज्म होती है। एंड ओरोफेशियल डिस्काइनेसिया, व्हाट्स द मैकेनिज्म ऑफ बोtulinum? बोtulinum का तो ब्लेफारोस्पाज्म में हम बोtulinum देते हैं। अच्छा, अभी इसका क्या है मैकेनिज्म, क्या है बोtulinum का? ये करता है डिक्रीजेस रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम प्री सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जो प्री सिनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, वहाँ से एसिटाइलकोलिन के रिलीज को डिक्रीज करता है। अब देखें प्री सिनेप्टिक जंक्शन क्या होता है। अब ये देखें, ये फॉर एग्जांपल नर्व है, यहाँ से आ रहा है, ये नर्व है, ये हमारे पास साइनेप्स है। साइनेप्स के आगे या तो नर्व होगा या मसल होगा। अभी यहाँ पे मसल की बात हो रही है, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ना, ये नर्व हो गया, ये मसल हो गया, ये अभी जो जंक्शन है, ये वाला जो स्पेस है, इसको कहते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी, इसको आप साइनेप्स भी कह सकते हैं, साइनेप्स, ठीक है। दो नर्व्स या नर्व और मसल के दरमियान जो स्पेस है उसको कहते हैं साइनेप्स, या फिर न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, नर्व एंड मसल के दरमियान स्पेस। अब जो पहला नर्व, साइनेप्स से पहला जो नर्व होता है उसको कहते हैं प्री साइनेप्टिक नर्व। प्री मीन्स पहले, साइनेप्टिक मीन्स साइनेप्स से पहले वाला न्यूरॉन। अब प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से रिलीज हो रहा होता है क्या? एसिटाइलकोलिन, और जो बोtulinum टॉक्सिन है उस एसिटाइलकोलिन के रिलीज को डिक्रीज कर देता है। अब नॉर्मली अगर एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो आगे जो मसल है उसके ऊपर क्या है? अब ये मसल है, ये वाला मसल मैंने दोबारा यहाँ पर एक सेल बनाया, इसके ऊपर रिसेप्टर होता है क्या? निकोटिनिक रिसेप्टर होता है निकोटीन के लिए। ये निकोटिनिक रिसेप्टर है, और निकोटिनिक रिसेप्टर अटैच हुआ पड़ा होता है सोडियम चैनल के साथ। अब ये बंद है, इसका गेट बंद है, फॉर एग्जांपल क्लोज्ड है। अब वहाँ से एसिटाइलकोलिन जब न्यूरॉन से रिलीज हो गया तो वो आके इस निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होगा एसिटाइलकोलिन। इस निकोटिनिक रिसेप्टर को हम नाम दे देते हैं NM, निकोटिनिक रिसेप्टर ऑन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, या सिंपली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का निकोटिनिक। N से निकोटिनिक और M का मतलब मसल्स के ऊपर या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर। एक होता है NN, ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स इन नर्व्स। ये एक न्यूरॉन है, ये अगला न्यूरॉन का सेल बॉडी है, इनके दरमियान जो निकोटिनिक रिसेप्टर, ये गैंग्लियन में हमारे पास जो होते हैं, एक न्यूरॉन आके एंड हो रहा होता है, दूसरा न्यूरॉन का सेल बॉडी वहाँ पे पड़ा होता है। तो गैंग्लियन में जो रिसेप्टर होगा पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के ऊपर, इसके ऊपर, वो होगा NN, और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर NM। दोनों पे एक्ट कौन करता है? एसिटाइलकोलिन। तो जैसे एसिटाइलकोलिन इस NM रिसेप्टर पे बाइंड होगा तो ये जो गेट है ये ओपन हो जाएगा सोडियम चैनल का, और सोडियम क्या है? बाहर, जाहिर सी बात है, ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, तो वहाँ से ये इंटर होगा अंदर, और इस सेल की, मसल की क्या हो जाएगी? डीपोलराइजेशन। जब डीपोलराइजेशन होगी तो ये मसल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, इस एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टॉप कर रहे हैं। जब स्टॉप करेंगे तो ये रिसेप्टर एक्टिवेट नहीं होगा, सोडियम चैनल ओपन नहीं होगा, सोडियम अंदर नहीं जाएगा, तो मसल की कंट्रैक्शन नहीं होगी, और मसल क्या हो जाएंगे? आई बाल के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, ब्लेफारोस्पाज्म ट्रीट हो जाएगा। इस तरह से ये एक्शन करता है, समझ आई? Lateral corticospinal tract is functionally related to reubrospinal tract. Reubro, red से, reubro means red,
तो जो रेड न्यूक्लियस है मिड ब्रेन में होता है, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड तक जो ट्रैक्स जाते हैं, फाइबर्स जाते हैं, न्यूरॉन्स, उनको कहते हैं लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक। तो वो लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्या है, प्रोक्सिमल मसल्स को या फ्लेक्सर मसल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, जैसे थाई के मसल्स हो गए, तो वो रिब्रोस्पाइनल ट्रैक है, उसको लेटरल कार्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी कहते हैं। डिप्लेशन ऑफ सेरोटोनिन एंड नार एड्रेनालिन, अगर नार एड्रेनालिन और सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ रेम स्लीप का ड्यूरेशन इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस बिहाइंड हाइड्रेटिफॉर्म मोल, हाइड्रेटिफॉर्म मोल के बिहाइंड जो पैथोजेनेसिस होती है वो क्या होता है, एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन करवाते हैं वो। उसके बाद पेशेंट विद एबनॉर्मल ट्रोफोब्लास्टिक जो प्रोलिफरेशन होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल। ये एबनॉर्मल प्रेगनेंसी है ना। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सम टाइप ऑफ कैंसर, हेमाकोलोक्टोमी डन है, हैविंग ड्यूक्स टाइप बी स्टेज है, यू विल फॉलो अप द केस विद द हेल्प ऑफ किस चीज़ के साथ, कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कोलोन कैंसर के लिए जो मॉनिटरिंग के लिए जो चीज़ हम लोग या फॉलोअप के लिए जो देखते हैं वो होता है कार्सिनो एम्ब्रियोनिक एंटीजन है। कहाँ पे है, ये वाला सी। अच्छा, अ पर्सन सॉरी, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए विल हैव, इसका आंसर ए है, ठीक है, डी नहीं है। उसके अंदर ए एंटीजन होगा, एंटीग्लोबिनोजन नहीं होता, इसको एंटीजन कहते हैं या फिर इम्यूनोजन कहते हैं, और वो कहाँ पे होता है, एरिथ्रोसाइट्स के सरफेस के ऊपर या मेम्ब्रेन के ऊपर, तो इसका इरटा में ए है। Patient has lipoma on posterior aspect of sternocleidomastoid muscle 5 cm relation to sternocleidomastoid joint which structure ligated leading to profuse bleeding है। पेशेंट को लाइपोमा है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लिडोमास्टाइड मसल के ऊपर 5 सेंटीमीटर है स्टेनोक्लिकुलर जॉइंट से। तो कौन सा स्ट्रक्चर अगर हम लाइगेट करें तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। तो सेकंड पार्ट ऑफ सबक्लियन आर्टरी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसको अगर हम लाइगेट कर दें तो प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होगी। A young lady with breast cancer having history of 2 sisters suffering from ovarian cancer, which gene mutation is responsible for this? तो BRCA1 म्यूटेशन क्या है, ओवेरियन कैंसर विकास करवा रहा होता है और साथ में ब्रेस्ट कैंसर विकास करवा रहा होता है, और ये फैमिली हिस्ट्री इसमें होती है, तो इसमें बी है। इसको आप ऐसे याद रखें, बी से BRCA, बी से ब्रेस्ट कैंसर, और ओवेरियन कैंसर विकास करता है ना, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अच्छा, अ लेडी इज काउंसल्ड फॉर अमाइनोसिंथेसिस for analysis of some chromosomal abnormality in her child. This procedure can't be done before. अच्छा, एक लेडी को बताया गया कि आपने अमाइनो सिंथेसिस करवाना है ताकि आपकी चाइल्ड की एबनॉर्मलिटीज़ को, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ को हम चेक कर सकें। तो जो अमाइनो सिंथेसिस होती है एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें हम लोग निकालते हैं एमनियोसिंथेसिस, वो 10th वीक से पहले आप नहीं कर सकते। प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल कैटर करते हैं मोर देन 60%। उसके बाद अ पर्सन विद सीवियर डिहाइड्रेटेड स्टेट, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर विल बी एब्जॉर्ब्ड एट पीसीटी? तो 60 to 65% वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है। ड्यूरिंग द थोरेसिक सर्जिकल प्रोसीजर द सर्जन शुड केयर द स्ट्रक्चर while ligating the internal thoracic artery, द स्ट्रक्चर लाइकली इज, तो लाइकली स्ट्रक्चर कौन सा है, इप्सिलेटरल फ्रेनिक नर्व, क्योंकि ये हमारे पास इंटरनल थोरेसिक आर्टरी के करीब से ट्रेवल कर रहा होता है, तो ये डैमेज हो सकता है। A neonate is brought by his mother with a complaint of cessation of breath on and off and blue discoloration of skin on examination, decreased chest movements on left side on auscultation of breath sound on left side on x-ray bowel loops are seen। अब ये है हमारे पास कॉन्जेनिटल डायफ्रैगमेटिक हर्निया। अजान हो रही है तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।